दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये 26वां भाग है, जिसमें हम विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें हम विशेष रूप से ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन इत्यादि के संविधानों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य। दोस्तों, आज की वीडियो जो है, इसका पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है, कौन सा था? ऑप्शन है गालिस्ट पार्टी, साम्य पार्टी, रेडिकल पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो सही उत्तर है दोस्तों, रेडिकल पार्टी फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल है जो अब विघटित हो गया है। वर्ष 1901 में रेडिकल पार्टी की स्थापना हुई थी और ये फ्रांसीसी राजनीतिक दलों में सबसे पुरानी थी। इसका दिसंबर 1917 में विघटन करके रेडिकल मूवमेंट दल में विलय कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या फिर अनुच्छेद 5। तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 3। ये संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, ये सुमेलित है। संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार, ये भी सही है। फ्रांस एकात्मक सरकार, ये भी सही है। कनाडा एकात्मक सरकार, दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कनाडा में संघात्मक सरकार पाई जाती है और कनाडा के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संविधान अधिनियम 1867 कनाडा में एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन है आपका एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका, लचीला संविधान या फिर संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो सही उत्तर है दोस्तों, संघ की या संघात्मक सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, दोहरी नागरिकता होती है, न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र होती है और यहाँ पर कठोर संविधान होता है। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसमें प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या फिर गवर्नर। तो सही उत्तर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण राष्ट्रपति करता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार जो है वो संसद से पूरी तरह अलग होती है और सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? ऑप्शन है आपके उदार दर्शन, कम्युनिस्ट दर्शन, धर्म दर्शन या फिर लोकतांत्रिक दर्शन। तो सही उत्तर है वर्तमान दशक में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कम्युनिस्ट दर्शन रहा है और चीन में सर्वहारा क्रांति का श्रेय माओ सेतुंग को जाता है। इनका उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टी या माओवादी विचारधारा को चीनी समाज में स्थापित करना था और प्रक्रियात्मक विचारों का हिंसात्मक दमन करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग यानी अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके 1884, 1885, 1886 या फिर 1887। तो सही उत्तर है अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग की स्थापना 1887 में अंतर्राज्यीय वाणिज्य अधिनियम के द्वारा अमेरिका में की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या फिर अनुच्छेद 5। तो दोस्तों अनुच्छेद 2 जो है ये अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कार्यालय से संबंधित है। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों के अतिरिक्त उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं चीन के संविधान से। दोस्तों, कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है? एनपीसी, एनएफसी, एमपीसी या फिर एमएफसी? तो सही उत्तर है दोस्तों एनपीसी यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो आप जानते हैं ब्रिटिश संसद का गठन जो है वो क्राउन, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा से होता है। जैसे भारत में जो व्यवस्था है वहाँ पे संसद का गठन जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा होता है। उसी तरह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद का गठन राजा, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा से मिलकर होता है। लॉर्ड सभा के सदस्य देश के परंपरागत विशिष्ट वर्ग के लोग होते हैं। ये निर्वाचित नहीं होते बल्कि मनोनीत होते हैं, जबकि कॉमन सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। तो सही उत्तर है ब्रिटिश संसद में लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदस्य ये कॉमन सभा है। अगला प्रश्न है लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? आप जानते हैं ब्रिटिश संसद में 2 सदन होते हैं, लॉर्ड सभा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता दोस्तों स्पीकर करता है। तो सही उत्तर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है, लॉर्ड सभा का अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड चांसलर होता है। देखिए सही उत्तर है, 2 चीज़ें हैं, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है और कॉमन सभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला देश का पदेन अधिकारी होता है? सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय या उच्च सदन सीनेट की अध्यक्षता करता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होती है प्रतिनिधि सभा, उसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो आप जानते हैं अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप भी वही प्रदान करता है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी संविधान से संबंधित। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49 या फिर अनुच्छेद 48। तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 39 जो है फ्रांसीसी संविधान का, ये प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। अगला प्रश्न है कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए उदाहरण है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, चीन, भारत या इंग्लैंड। तो सही उत्तर है चीन। दोस्तों चीन में एकल दल प्रणाली है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का संपूर्ण व्यवस्था पर अधिकार पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोहरी नागरिकता की प्रणाली जो है दोस्तों इन जैसे देशों में प्रचलित है। 2 देशों के युग्म दिए गए हैं। देखिए कनाडा और भारत नहीं, भारत में इकहरी नागरिकता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी नहीं। भारत और यूएसए, इसमें भारत में जो है दोहरी नागरिकता नहीं है। स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो सही उत्तर है दोस्तों स्विट्जरलैंड और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है? ऑप्शन है आपके एएच हैंसन, डब्ल्यूए रॉबसन, एडी गोरवाला या फिर डी मार्क। तो सही उत्तर है दोस्तों लोक निगम को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता डब्ल्यूए रॉबसन द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन ये स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? संविधान के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किसका कथन है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? ऑप्शन है आपके पायली, लीकाक, ऑस्टिन या फिर C.F. स्ट्रांग। तो दोस्तों ये कथन प्रसिद्ध संविधानवेत्ता C.F. स्ट्रांग का है और उन्होंने ये विचार अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डायसी ने लिखा है कि संविधान प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग और वितरण की अवस्था है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखित और अलिखित संविधानों में मात्रा का भेद है, गुण का नहीं। दोस्तों, संविधान के जो लिखित और अलिखित प्रकारों का भेद किया जाता है, उस पर टिप्पणी करते हुए किस विचारक ने ये कहा है कि लिखित और अलिखित संविधानों में मात्रा का भेद है, गुण का नहीं? तो सही उत्तर है ये कथन गार्नर का है। गार्नर कहते हैं कि जो है लिखित और अलिखित संविधानों में मात्रा का भेद होता है, गुण का नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान क्या है? ऑप्शन देखिए, देश का मूलभूत कानून, एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक सामाजिक आर्थिक दस्तावेज, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है संविधान देश का मूलभूत कानून होता है। ये एक ऐसा लेख या पत्र या दस्तावेज होता है जो सरकार की रूपरेखा और सरकार और नागरिकों के संबंधों और नागरिकों के अधिकारों की चर्चा करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में संघीय शासन व्यवस्था है और यहाँ पर सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न इकाइयों में बांटी जाती है। विभिन्न देशों में शासन की प्रणाली के प्रकार देख लेते हैं। फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का वर्णन मेल किया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था, कनाडा में संघात्मक संसदीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया में संसदीय शासन प्रणाली है और चीन में समाजवादी गणराज्य की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? ऑप्शन है आपके भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। तो सही उत्तर है ब्रिटेन में सबसे पहले संविधान की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था वहाँ की परिस्थितियों की देन है और 1215 का मैग्ना कार्टा अधिनियम और 1688 की जो रक्तहीन क्रांति हुई थी, इन घटनाओं के माध्यम से धीरे धीरे वहाँ पर संवैधानिक विकास हुआ था। एक प्रकार से यदि ऐसे बात करें लिखित संविधान की बात, तो लिखित संविधानों में सबसे पुराना अमेरिका का संविधान है। अगला प्रश्न है, कौन विकसित संविधान का उदाहरण है? तो सही उत्तर है ब्रिटिश संविधान। दोस्तों, विकसित संविधान का उदाहरण है क्योंकि ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और भारत का संविधान लिखित या निर्मित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान के संबंध में कुछ कथन कहे गए हैं। ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है, बेजहाट का कथन है। डायसी कहते हैं कि ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है। लास्की का कथन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, अवधि और मरण का केंद्र बिंदु होता है। और दोस्तों, एक तथ्य है, ब्रिटिश संसद के स्पीकर सर टॉमस हैंगरफोर्ड दुनिया के पहले स्पीकर थे और जर्मनी के भूतपूर्व संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। आइए देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2। देखिए, अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था दोस्तों। फ्रांस का संविधान जो है 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ था। ब्रिटिश संविधान में जो 1215 का मैग्ना कार्टा और 1688 का पिटीशन ऑफ राइट था और चीन का संविधान दिसंबर 1982 में लागू किया गया था। तो ये सही मिलान आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन विधि के शासन से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता है? सैनिक विधि या मार्शल लॉ, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद या फिर शक्ति पृथक्करण? तो दोस्तों, विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ से संविधानवाद घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संविधानवाद की मुख्य विशेषता होती है कि शासन जो है संविधान के नियमों द्वारा संविधान पर आधारित और संचालित हो और राजनीतिक शक्ति पर जो है संविधान के माध्यम से प्रभावशाली नियंत्रण रखा जाए। संविधानवाद का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र, असीमित सत्ता, कानून का शासन या असीमित सरकार। तो सही बात है, सही उत्तर है संविधानवाद का तात्पर्य होता है कानून का शासन। संविधानवाद का स्वरूप कैसा होता है? कठोर, गतिशील, अस्थायी या अपरिवर्तनशील? तो सही उत्तर है संविधानवाद का स्वरूप गतिशील यानी डायनेमिक होता है। दोस्तों, संविधानवाद एक मूल्यबद्ध अवधारणा है, ये एक संस्कृति संबद्ध अवधारणा है, ये प्रधानतः साध्यमूलक अवधारणा है और संविधानवाद सामान्यतः संविधान जन्य अवधारणा है।
अगला प्रश्न, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके राजकोष विभाग, वित्त विभाग, ब्यूरो ऑफ बजट या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को राजकोष विभाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन एक देश कठोर संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण है? ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका कठोर संविधान का उदाहरण है। संविधान का वर्गीकरण नम्यता और अनम्यता यानी कठोर और लचीलेपन के आधार पर भी कहा जाता है। कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे अमेरिका संविधान। लचीला या नम्य संविधान वह है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन के संविधान में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित की गई हैं? संघ की, राज्यों की, संघ और राज्य दोनों की, किसी की भी नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, अमेरिकी संविधान में संघीय सरकार या संघ की शक्तियां निश्चित की गई हैं। अमेरिका में जो है अमेरिका का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और इसके द्वारा संघीय सरकार की शक्तियां सीमित कर दी गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विचारक संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है? ऑप्शन है ब्लैक स्टोन, लासवेल, सी एफ स्ट्रांग या केसी वियर। तो सही उत्तर है सी एफ स्ट्रांग संविधान और संविधानवाद में कोई अंतर नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि संविधान पर आधारित शासन ही संविधानवाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, संघीय सरकार आपातकाल लागू कर सकती है, सही नहीं है। संघीय शक्तियां संसद में निहित हैं, ये भी सही नहीं है। संघीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, ये भी सही नहीं है। सही है, संघीय सरकार को वे भी शक्तियां मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्ट उल्लिखित नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक दल न्यूनाधिक संगठित उन नागरिकों का समूह होता है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और जिसका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना और अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दल की ये परिभाषा दी है? ऑप्शन है आपके बर्क, गैटेल, लॉर्ड ब्राइस या फिर डुअर्जर। तो सही उत्तर है राजनीतिक दल की ये परिभाषा गैटेल द्वारा दी गई है। दोस्तों, राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण माने जाते हैं और प्रोफेसर मुनरो कहते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का दूसरा नाम है। एडमंड बर्क ने सबसे पहले राजनीतिक दलों की परिभाषा दी थी और कहा था कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 5 वर्ष। तो सही उत्तर है फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा होता है? ऑप्शन है सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स या चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। तो सही उत्तर है फ्रांस की जो संसद है या व्यवस्थापिका है उसका निचला सदन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज कहलाता है। फ्रांस के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन और जो है संसदीय सरकार दोनों का मिश्रित रूप अपनाया गया है और फ्रांस का जो वर्तमान संविधान है उसको पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में राष्ट्रपति सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, शक्तियों का केंद्रीकरण, एक मिलीजुली राष्ट्रपति संसदीय शासन प्रणाली और सरकार को नियंत्रित करने के लिए संसद की लघुकृत शक्तियाँ। दोस्तों, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण ये है कि वहाँ पर राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली की मिलीजुली सरकार है। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस के संविधान में न तो अध्यक्षात्मक शासन का प्रावधान है और न ही संसदात्मक शासन का। फ्रांसीसी व्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों, फ्रांसीसी व्यवस्था जो है वो शुद्ध रूप से अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध रूप से संसदीय भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं कि वह यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में कहा गया है वो कहाँ का है? भारत
इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन। तो दोस्तों हम संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, लेकिन संविधान वह है, जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय व्यवस्था के बारे में कहा गया है। और एक विचारक हैं या जस्टिस फ्रैंकफर्टर हैं, वो कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। अगला प्रश्न है, लौह आवरण या आयरन कर्टन शब्द को किसने प्रचलित करवाया था? ऑप्शन है चर्चिल का फुलटन भाषण, रीगन के राष्ट्र के नाम संबोधन, निक्सन ने रेडियो संदेश या जॉर्ज एच बुश द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के समय। तो सही उत्तर है आयरन कर्टन शब्द को प्रचलित करवाया था चर्चिल ने अपने फुलटन भाषण के समय। 5 मार्च 1946 को फुलटन नामक स्थान पर शांति स्तंभ नामक भाषण दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा, और इसमें उन्होंने रूस की तीखी आलोचना करने के बाद रूस के कार्यक्रमों की आलोचना हुआ कहा कि रूस ने लोहे का पर्दा नीचे उतारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शक्ति संतुलन की कौन सी विशेषता नहीं है? दोस्तों शक्ति संतुलन व्यवस्था जो है वो ऐसा होता है कि शक्ति संतुलन जो होता है ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है बड़े राष्ट्रों द्वारा शक्ति संतुलन की नीति गतिशील होती है, और ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें मतलब कमज़ोर और मजबूत राष्ट्रों के बीच शक्ति की संतुलन बना रहता है। इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें से विशेषता ये नहीं है कि शक्ति संतुलन की स्थापना स्वतः हो जाती है, ये शक्ति संतुलन की विशेषता नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन की स्थापना करनी पड़ती है। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो सही उत्तर है फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ या मध्यम वर्गीय था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था दोस्तों? तो आप जानते हैं कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा था। और फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, इसे दुनिया की महानतम क्रांति माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नव उपनिवेशवाद के बारे में क्या सही है? नव उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है, यह आधुनिक साम्राज्यवाद है, ये सही है। नव उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है, सही है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा एक उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें नव उपनिवेशवाद या नियो कॉलोनियलिज्म के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं कहाँ के? जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण। दोस्तों जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना था? ऑप्शन देखिए, एचिसन आयोग, ली आयोग, माउंटबेटन आयोग और इल्सगटन आयोग। तो सही उत्तर है दोस्तों, ब्रिटिश युग में माउंटबेटन कमीशन नहीं बना था, जबकि एचिसन आयोग, ली आयोग और एलिंगस्टन आयोग बनाए गए थे। माउंटबेटन आयोग नहीं, बल्कि माउंटबेटन प्लान था, जो 1947 में भारत विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, किसने कहा है? ऑप्शन है वुडरो विल्सन, लॉर्ड कर्जन, रविन्द्रनाथ टैगोर या बर्ट्रैंड रसेल। तो दोस्तों स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। अगला प्रश्न है, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? अभी हमने चर्चा की कि फ्रांस का जो वर्तमान संविधान है उसको पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फ्रांसीसी जो है महत्वपूर्ण कथन, मैं ही राज्य हूँ, फ्रांस के शासक लुई 14वां का था। फ्रांस राज्यों का एक संघ है और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत है? फ्रांस में संवैधानिक परिषद, सही है। स्विट्जरलैंड में लैंड्स जी माइंड है, सही है। चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग है, सही है। अमेरिका में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर, ये सही नहीं है। दोस्तों ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लोकप्रिय सदन का अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मत से होता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से स्पीकर पद के लिए पर्चा दाखिल किया जाता है, उस निर्वाचित क्षेत्र से कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रतिनिधि चुनाव के लिए नहीं उतारता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन किसने कहा था? लास्की, जेफरसन, जैक्सन या फिर लिंकन? तो सही उत्तर है ये कथन लास्की का है, जिन्होंने अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को इतनी विस्तृत शक्तियां हैं कि वो कांग्रेस का तीसरा सदन बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है? तो सही उत्तर है एडमिनिस्ट्रेटिव जो जुडिशियरी है, ये फ्रांस में व्यवस्था इसकी की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासकीय विधि किस संविधान की मुख्य विशेषता है? तो सही उत्तर है प्रशासकीय विधि या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये फ्रांस के संविधान की विशेषता है। प्रशासकीय विधि ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और दायित्वों को निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वो कैसा है? ऑप्शन है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक या फिर प्रतिमानित। तो सही उत्तर है विधि का शासन प्रक्रियात्मक समानता को स्थापित करता है। विधि के शासन का अर्थ होता है कि कानून सर्वोच्च है, सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया कहाँ पर? तो दोस्तों ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये यूएसए की न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। और भारतीय संविधान में जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये अपनाया गया है, ये जापान के संविधान से अपनाया गया है। आपके लिए एक विशेष फैक्ट है। अगला प्रश्न है, किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये मार्बरी बनाम मेडिसन वाद में मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा को दिया था। और ये वाद मार्बरी बनाम मेडिसन, ये 1803 का वाद है। भारतीय संविधान में देखा जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 जो है वो उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? तो ये था मार्बरी बनाम मेडिसन। और चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीन के संसदीय निकाय को कहा जाता है। ये चीन के गणराज्य की विधायिका है और इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, चीन के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन है एक की सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 74 सफल नहीं हुई थी, ये सही नहीं है क्योंकि ये दोस्तों सफल हुई थी। चीन का साम्यवादी दल प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर संगठित है, सही है। चीन का संविधान एक रूप न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है, ये भी सही है। और चीन में माओ के नवीन प्रजातंत्र के विचार को व्यवहार में लाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइजिया बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है? दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। स्वतंत्रता और समानता दो स्वतंत्र मूल्य हैं, सही है। स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है, ये भी सही है। और सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना, ये सही नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है, ये सही है। तो आइजिया बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में ये नहीं प्रतिपादित किया था कि सामाजिक आर्थिक असमानता राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर है, जबकि उन्होंने कहा था कि समानता और स्वतंत्रता दो स्वतंत्र मूल्य हैं और स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्रवाई में भाग लेते हैं? ऑप्शन है आपके सभी सदस्य, वंशानुगत पीयर, सिर्फ कानूनी सदस्य या फिर सिर्फ आध्यात्मिक पीयर। तो सही उत्तर है लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करती है तो उसमें सिर्फ कानूनी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो इसे निर्णय के लिए किसे निर्देशित किया जाता है? तो सही उत्तर है निर्णय के लिए प्रतिनिधि सभा को निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति का यह प्रश्न प्रतिनिधि सभा के द्वारा निर्णय किया जाता है और सर्वाधिक मत पाने वाले 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुना जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड या भूटान? तो सही उत्तर है दोस्तों, अमेरिका में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन को दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश उच्च सदन या द्वितीय सदन अपनी शक्ति खो बैठे हैं। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति का कौन सा कार्यकाल है? तो दोस्तों ये किसके लिए ये प्रश्न पूछा गया था? बराक ओबामा के लिए। तो बराक ओबामा का दूसरा कार्यकाल था और डोनाल्ड ट्रंप केवल एक कार्यकाल के लिए प्रधान राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। आपको बताना है कि वर्तमान में अमेरिका के यूएसए के राष्ट्रपति कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, आपको बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को गैरीमैंडरिंग कहा जाता है। इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जाते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति को या दल को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो आप जानते हैं कि समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में हैं, तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष ही वास्तविक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां कैसी हैं? तो सही उत्तर है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां मुख्यतः कार्यकारी शक्तियां हैं और वह समस्त कार्यकारी शक्तियों का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 535, 538, 435 और 335। तो सही उत्तर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी अमेरिकी कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है और यूनाइटेड स्टेट सीनेट ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। प्रतिनिधि सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है 435 है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान क्या हैं? तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया गया है, उस समय जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन वर्तमान में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो है डोनाल्ड ट्रंप को हराकर। अगला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है कहाँ पर? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या क्यूबा में? दोस्तों क्यूबा में साम्यवादी प्रकार की सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अन्य देशों में बहुदलीय शासन प्रणाली प्रचलित है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट जो है वो विधायिका का कौन सा सदन है? ऊपरी और प्रबल सदन, ऊपरी और निर्बल सदन, निचला और प्रबल सदन, निचला और शक्तिहीन सदन? दोस्तों अमेरिकी सीनेट जो है अमेरिका का ऊपरी और प्रबल सदन है और दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय और उच्च सदन माना जाता है। अगला प्रश्न है, सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या 100 है और देखिए कि सीनेट में जो है कुल सदस्य संख्या 100 है, राज्यों की संख्या वहाँ पर 50 है और प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं। कौन सी शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं है? देखिए ऑप्शन है, संधि पास करना ये है, महत्वपूर्ण नियुक्तियों को स्वीकृत करना ये भी है, धन विधेयक प्रस्तावित करना जो है ये अमेरिकी सीनेट के पास ये शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो आप जानते हैं इंग्लैंड का संविधान परंपराओं और विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, ये कोई लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र कहाँ पर अपनाया गया है? तो सही उत्तर है, वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र इंग्लैंड में है। यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक शासन व्यवस्था वाला राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुल कार्यपालिका कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर है, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। संसार में सभी देशों में कार्यपालिका शक्ति सम्राट या राष्ट्रपति में होती है, वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद को प्राप्त हैं, इसलिए बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? ऑप्शन है डी टाकविले, रैमजे जे एच लास्की और ब्रोगन। तो सही उत्तर है डी टाकविले का मानना है दोस्तों कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, किसका कथन है? तो सही उत्तर है डी टाकविले। और निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड का अपर हाउस है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, दो हाउस हैं इंग्लैंड में जो संसद है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड का अपर सदन है और ये वंशानुगत होता है। हाउस ऑफ जो कॉमन्स है ये जो है क्या है कि दो सदन हैं, इसमें से निम्न सदन जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान का खुफिया संगठन ISI है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सही उत्तर है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता है, क्यों? तो सही उत्तर है कि वह सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही काम करता है। ब्रिटिश सम्राट इसलिए कोई गलती नहीं करता है क्योंकि वो हमेशा कैबिनेट की सलाह पर ही कार्य करता है, इसलिए कोई गलती नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट या छाया कैबिनेट का अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है विपक्षी दल एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बना लेते हैं जिसको कि छाया कैबिनेट कहा जाता है। और इसमें संसद में विपक्षी दल के सदस्य नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विरुद्ध एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा विभिन्न देशों के संवैधानिक या विभिन्न देशों के संविधान की विशेषताएं, उनके प्रकार, उनके शासन प्रणाली के प्रकार के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये भाग। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से 1-2 प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि ये प्रश्न यदि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप आसानी से पूरे आत्मविश्वास के साथ सही प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।